जोहार छत्तीसगढ़। स्वागत है आप सभी का साध्य पीएससी एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग क्रिया टॉपिक के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। इस टॉपिक को मैं आप लोग को थोड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करने वाला हूं। अक्सर इस टॉपिक के ऊपर हम कोई ना कोई गलती कर देते हैं क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट इसमें बहुत बेहतर तरीके से क्लियर नहीं हुआ रहता, इस वजह से गलतियाँ होती है। तो आज हमारा टॉपिक रहने वाला क्रिया, और इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ कि सकर्मक और अकर्मक क्रिया को आपको कैसे पहचानना है। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। सभी ध्यान देंगे। क्रिया की अगर परिभाषा की बात करूँ तो परिभाषा बहुत सामान्य सी है कि किसी वह शब्द या जिस शब्द से, ध्यान देंगे, बस एक मिनट पेन सेट कर रहा हूँ मैं। जिस शब्द से कार्य के होने का बोध होता है, जिस शब्द से कार्य के होने का बोध होता है, होने का बोध होता है, बोध होता है, उसे क्रिया कहा जाता है। पहली बात तो ये परिभाषा एकदम क्लियर होना चाहिए कि जिस शब्द से कार्य के होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं, क्रिया कहा जाता है। ठीक है। अगर मैं बात करूं रचना की दृष्टि से, किसकी दृष्टि से, रचना की दृष्टि से, रचना की दृष्टि से क्रिया के दो भेद हैं। रचना की दृष्टि से क्रिया के दो कितने भेद हैं, दो भेद हैं। एक है सकर्मक, सकर्मक, और एक है अकर्मक। क्रिया दो प्रकार के होते हैं, एक सकर्मक और एक है अकर्मक। अब अगर इन शब्दों का हम संधि विच्छेद करें, अकर्मक शब्द का और सकर्मक शब्द का मैं संधि विच्छेद करूंगा तो सकर्मक शब्द आपका बना हुआ है, ध्यान देंगे यहाँ पे, सकर्मक शब्द आपका बना हुआ है सधन कर्मधन क से। इसका अर्थ है कर्म के सहित, या सकर्मक का अर्थ हम ले सकते हैं कि वे क्रिया, परिभाषा ये कहती है कि वे क्रिया जिसमें कार्य का प्रभाव कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़ता है, कर्म पर पड़ता है, जिसमें क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक क्रिया कहते हैं। दूसरी तरफ अकर्मक क्रिया में मैं बोल सकता हूं कि ये धन कर्म धन का से बना हुआ है। अ का ज़्यादातर अर्थ हम लोग नहीं से लेते हैं, अ का अर्थ नहीं। इसका मतलब वह क्रिया जिसमें क्रिया का प्रभाव हमारा कर्म पर न पड़कर कर्ता पर पड़ेगा। मैं बोल सकता हूँ कि क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ने पर हम क्रिया को अकर्मक क्रिया कहते हैं। अकर्मक क्रिया कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक्सप्लेन करते हुए चलूँगा। अभी मैंने सिर्फ इनका डिफिनीशन लिखाया हुआ है, मैं ऐसे एक्सप्लेन करूँगा जिससे आपका क्वेश्चन यहाँ से बिल्कुल बनेगा ही। मुझे मालूम है इसमें बहुत प्रॉब्लम जाता है, ठीक है। और हम लोग साथ में अभी 8 से 10 क्वेश्चंस भी करेंगे, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चंस कैसे रहते हैं एग्जाम में। और मैं ये भी बताऊँगा कि कहाँ पर CGPSC और CGWAB ने क्वेश्चंस को गलत उत्तर भी लिया हुआ है, जिस पर आप लोग का और बेहतर उत्तर हो सकता था, या दावापत्ती लगाने पर वो क्वेश्चन आंसर चेंज हो सकते थे, ठीक है। तो वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। ध्यान दीजिए, अकर्मक क्रिया होते हैं। कब अकर्मक क्रिया होगा, जब क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ेगा, तब हम उसे क्या कहेंगे, अकर्मक क्रिया कहेंगे, ठीक है। अकर्मक क्रिया होता है। यहाँ तक परिभाषा आप लोग को समझ में आ गई होगी, ठीक है। अभी भी मैं दोनों को कंपेयर करके चलूँगा। अगला स्लाइड लूँगा। मैं बोल रहा हूँ, स्लाइड मैं एक और लिया, और इस स्लाइड में मैं एक तरफ लिख दूँगा सकर्मक या ऐसी क्रियाएं जिसका प्रभाव कर्म पर पड़ने वाले हैं, और एक है अकर्मक, ऐसी क्रियाएं जिसका प्रभाव कर्ता पर पड़ने वाला है। तो देखो, अगर मैं वाक्य रचना की बात करूं तो वाक्य रचना में सबसे पहले कर्ता रहता है, कर्ता के बाद कर्म रहता है, और कर्म के बाद
क्रिया। सामान्य तौर पर देखा जाए तो ये एक तरीके से वाक्य निर्माण इस तरीके से होता है। अगर मैं बात करूं, अगर इस क्रिया का प्रभाव इस कर्म पर पड़े, इस क्रिया का प्रभाव इस कर्म पर पड़े, तब मैं उसे क्या कहूँगा? सकर्मक क्रिया। क्या कहूँगा? सकर्मक क्रिया। वहीं पर अगर इसी वाक्य में फिर मैं बोलूँ कर्ता है, कर्म है और क्रिया है, और इस बार क्रिया का प्रभाव कर्म पर न पड़कर कर्ता पर पड़ता है, तो ये आपका अकर्मक क्रिया होगा। ठीक है, डिफिनीशन को बस मैंने थोड़ा सा दूसरा तरीके से प्रेजेंट किया आपको। अब समझिए, मैं आपको एक वाक्य देता हूँ। ठीक है, जैसे कि मैं एक समान सा वाक्य देता हूँ कि मोहन पुस्तक पढ़ रहा है। मोहन पुस्तक पढ़ रहा है। ध्यान दीजिएगा, विनय कुमार पाठक की एग्जाम्पल मैंने उठाई हुई है। विनय कुमार पाठक में ये एग्जाम्पल अच्छे से दिया हुआ है और इसके आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो मैं क्या बोला? मोहन पुस्तक पढ़ रहा है। यहाँ पर पढ़ रहा है, पढ़ना आपका मुख्य क्रिया हो गया, ये सहायक क्रिया रहा है। अगर पढ़ की बात करूँ तो पढ़ कैसा है? आपका मुख्य क्रिया है, या मैं इसको बोल सकता हूँ एक शब्द में कि ये क्रिया है। ठीक है, वहीं पे पढ़ने का काम जिसके द्वारा किया जाता है उसे हम कहते हैं कर्ता। यहाँ पर मोहन कौन हो जाएगा? कर्ता। मोहन कौन है? कर्ता। मोहन कौन है? कर्ता। और इसके द्वारा क्या काम किया जा रहा है? पुस्तक पढ़ने का काम किया जा रहा है। तो आपका पुस्तक क्या हो जाएगा? पुस्तक हो जाएगा आपका कर्म। अब एक बात बताइए, जब मोहन पुस्तक पढ़ रहा है तो पढ़ने का काम किसके ऊपर कर रहा है? वो पुस्तक के ऊपर। पढ़ने का प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है? पुस्तक के ऊपर। या मैं बोल सकता हूँ कि पढ़ रहा है किसको? वो पुस्तक को। तो पढ़ने का प्रभाव या क्रिया का प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है? कर्म के ऊपर। इसलिए इस वाक्य में जो यहाँ पर पढ़ क्रिया है वो आपका सकर्मक क्रिया है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है क्या? ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेता हूँ मैं। ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेता हूं मैं। किसके लिए एक और एग्जाम्पल लूंगा? अकर्मक के लिए। ध्यान दीजिए, मैं बोलता हूं राधा सो रही है। राधा सो रही है। ध्यान दीजिए, राधा सो रही है। अब इस वाक्य में आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर आपको एक तो राधा कर्ता के रूप में नजर आएंगी। ठीक है, राधा कर्ता है। ठीक है, और यहाँ पर सोना क्रिया है आपका। ठीक है, मुख्य क्रिया सोना, रही है सहायक क्रिया। तो यहाँ पर क्रिया क्या है? सोना क्रिया है। और इस क्रिया का प्रभाव, अगर इस क्रिया का प्रभाव मैं देखूं तो इस क्रिया का प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है? इस कर्ता के ऊपर पड़ रहा है। और जब भी क्रिया का प्रभाव कर्ता के ऊपर पड़ेगा वो क्रिया कैसा हो जाएगा? आपका अकर्मक। यहाँ तक की बातें मुझे मालूम है, आप सभी को मालूम है। यहाँ तक क्वेश्चन बन जाता है, इसमें कोई परेशानी नहीं जाता है। लेकिन परेशानी कहाँ पर जाता है? यहाँ पर। अगर मैं एक और एग्जाम्पल लूँ, एक और एग्जाम्पल लेता हूँ और मैं बोलता हूँ कि मोहन पढ़ रहा है। ठीक है, चलो इस एग्जाम्पल को मैं थोड़ा सा यहाँ पर ले रहा हूँ। मोहन पढ़ रहा है। मोहन पढ़ रहा है। अब सवाल यहाँ पर यह है कि अगर मोहन पढ़ रहा है तो यहाँ पर एक तो मुझे कर्ता नज़र आ रहा है, मोहन कर्ता नज़र आ रहा है। ठीक है, कर्ता नज़र आ रहा है। दूसरा, यहाँ पर पढ़ रहा है, ये क्या है? हमारा क्रिया। और इस क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? इस पर संशय की स्थिति है, क्योंकि अभी हमने देखा कि क्रिया पढ़ रहा है का प्रभाव पुस्तक के ऊपर पड़ रहा था। मतलब ये मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पर पढ़ रहा है का प्रभाव मैं मोहन के ऊपर पड़ रहा है करके बोल सकता हूँ क्या? नहीं बोल सकता। आपको ये समझना होगा कि अगर वो पढ़ रहा है तो किसी पुस्तक को ही पढ़ेगा, किसी डायरी को ही पढ़ेगा, किसी नोट को ही पढ़ेगा। वो मोहन को तो नहीं पढ़ सकता ना। पढ़ने का काम जो है वो किसी न किसी कर्म के ऊपर ही अभी भी ये प्रभाव डाल रहा है। वो पढ़ तो किसी कर्म को ही रहा है। यहाँ पर भले कर्म अनुपस्थित है, लेकिन फिर भी इस वाक्य में पढ़ने का जो काम किया जा रहा है वो किसी पुस्तक या किसी कर्म को ही किया जा रहा है। हालांकि कर्म अनुपस्थित है, फिर भी यह वाक्य आपका ध्यान रखना है, यह वाक्य आपका सकर्मक ही होगा, क्योंकि इस पढ़ने का प्रभाव है वो कर्ता पर नहीं पड़ रहा है। इस पढ़ने का प्रभाव कर्ता पर नहीं पड़ रहा है। और वहीं पर अकर्मक होने के लिए इस क्रिया को सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि किसी भी क्रिया को सकर्मक होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि क्रिया का प्रभाव कर्ता के ऊपर पड़ना चाहिए, तभी वो कर्मक होगा। यहाँ पर
पढ़ने का प्रभाव मोहन के ऊपर नहीं पड़ रहा है, क्योंकि पढ़ने का काम वो पुस्तक को ही करेगा, डायरी को ही करेगा या किसी बुक को करेगा, लेकिन पढ़ने का प्रभाव मोहन के ऊपर नहीं पड़ेगा। इसलिए ये क्रिया कैसी है? सकर्मक क्रिया है। मैं कह सकता हूँ कि पढ़, जब भी ये क्रिया आप कहीं भी देखोगे, किसी भी वाक्य में देखोगे, पढ़ना हमेशा सकर्मक ही होगा। ठीक है, पढ़ना हमेशा सकर्मक होगा। वहीं पे अकर्मक की बात करूं तो जैसे कि राधा सो रही है, सोने का प्रभाव किसके ऊपर पड़ेगा? राधा के ऊपर। ठीक है, सोने का प्रभाव किसके ऊपर पड़ेगा? राधा के ऊपर। तो इस तरीके से आप बिल्कुल डिफरेंशिएट कर सकते हो दोनों में। अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखेंगे और उन क्वेश्चन के माध्यम से और अपने कॉन्सेप्ट को बेहतर करेंगे। ठीक है, चलिए सकर्मक क्रिया में किसकी प्रधानता होती है? देखो, एक मैंने बताया सकर्मक क्रिया, सकर्मक कर्म सहित, सकर्मक कर्म सहित, और एक मैंने बताया अकर्मक। तो सकर्मक में प्रधानता होती है कर्म की, सकर्मक में किसकी प्रधानता होती है? कर्म की, और अकर्मक में प्रधानता होती है कर्ता की। तो देख लेते हैं कौन सा विकल्प हमारा इसमें मैच खा रहा है। सकर्मक, सकर्मक मतलब कर्म की प्रधानता, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। उत्तर सही इसका, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये चीज़ें तुम्हारा जी ललचाती हैं, ये चीज़ें तुम्हारा जी ललचाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ललचाने का काम, ठीक है, ललचाने के काम अगर मैं बात करूँ तो चीज़ों के कारण लालच आ रहा है क्या? तो प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है? प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है? कर्म के ऊपर पड़ रहा है। ठीक है, तो ये भी आपका कैसा हो जाएगा? सकर्मक हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, ये भी कैसा हो जाएगा आपका? सकर्मक। मोहन फल खाता है, वाक्य में खाता किस प्रकार की क्रिया है? देखिए यहाँ पर ध्यान देंगे, मोहन फल खाता है। यहाँ पर मैं बात करूँ, मोहन फल खाता है, मोहन फल खाता है। अब यहाँ पर ध्यान दो, खाता है क्या है हमारा? क्रिया। खाता है क्या है? क्रिया है। मोहन हमारा करता है और फल हमारा क्या है? कर्म। कर्म। तो इस क्रिया का प्रभाव कहीं ना कहीं किस पर पड़ रहा है? फल पर पड़ रहा है, कर्म उपस्थित है। तो ये वाक्य आपका कैसा हो जाएगा? सकर्मक। तो हमारा विकल्प कहाँ है? सकर्मक, ये रहा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो खाता किस प्रकार की क्रिया है? हमेशा सकर्मक ही रहेगा। खाता, खाता है हमेशा सकर्मक ही रहेगा, चाहे वो किसी भी वाक्य में प्रयोग में लाया जाए। ठीक है, अभी मैं इसका एक उदाहरण दूंगा जहाँ पर उत्तर गलत लिया हुआ है। मैं अपना सिर खुजाता हूँ, मैं अपना सिर खुजाता हूँ, मैं अपना सिर खुजाता हूँ, सिर खुजाता हूँ। अब इस वाक्य में ध्यान देना, क्या क्या सबसे पहले क्या कर लेंगे हम लोग? पहले देख लेंगे हम लोग यहाँ पे क्रिया कौन सा है। तो खुजाना वाला ये क्या है? क्रिया है। ठीक है, यहाँ पर मैं अपना, इसको मैं बोल सकता हूँ संज्ञा या सर्वनाम है, संज्ञा या सर्वनाम। और संज्ञा ही सर्वनाम किसी वाक्य के क्या होते हैं? कर्ता। ठीक है, संज्ञा और सर्वनाम ही किसी वाक्य के क्या होते हैं? कर्ता। और यहाँ पर सिर क्या है? सिर है आपका कर्म। तो खुजाने का प्रभाव सिर पर पड़ रहा है। किस पर पड़ रहा है? खुजाने का प्रभाव सिर पर पड़ रहा है, इसलिए ये भी वाक्य आपका कैसा हो जाएगा? सकर्मक। कैसा हो जाएगा? सकर्मक। अगला क्वेश्चन लेते हैं, निम्नांकित में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है? कैसी क्रिया है? सकर्मक। राम दौड़ा। राम जब दौड़ रहा है तो दौड़ने का प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है? राम के ऊपर, अर्थात कर्ता के ऊपर। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? कर्ता के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, और कर्ता के ऊपर जब भी प्रभाव पड़ेगा तो आपकी क्रिया कैसी हो जाएगी? अकर्मक। तो पहला तो अकर्मक है, पहला कैसे है? अकर्मक। फिर देखते हैं, मैं रुक गया, मैं रुक गया। यहाँ पर रुकने का प्रभाव फिर कर्ता के ऊपर ही पड़ रहा है क्या? मैं के ऊपर ही पड़ रहा है, तो कर्ता के ऊपर फिर प्रभाव पड़ रहा है, तो फिर ये क्या हो जाएगा? अकर्मक। ये भी कैसा हो जाएगा आपका? अकर्मक। फिर मैं बात करूं, उसने कार बेच दी। उसने क्या बेच दिया? कार बेच दी। ठीक है, यहाँ पर देखिए इस बेचना का प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है? कार के ऊपर। और कार क्या है हमारा? कर्म। कार क्या है? कर्म। इसका मतलब ये है कि इस वाक्य में उसने कार बेच दी, बेचना जो क्रिया है वो आपका कैसा है? सकर्मक है, सकर्मक है।
ठीक है। उसके बाद मैं बात करूं, खिलौना टूट गया। क्या टूट गया? खिलौना टूट गया। तो टूटने का प्रभाव इस कर्ता खिलौना के ऊपर पड़ रहा है, क्योंकि खिलौना क्या है? आपका कर्ता है, और टूटना क्या है? आपका क्रिया है। तो क्रिया का प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है? कर्ता के ऊपर। और कर्ता के ऊपर जब भी पड़ता है, कर्ता के ऊपर जब भी क्रिया का प्रभाव पड़ता है, तो वो क्रिया कैसा हो जाता है? अकर्मक। तो यहाँ पर हमारा उत्तर अलग से निकल के आ गया है, और हमारा सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ तक मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग को सभी को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आगे चलते हैं और थोड़ा कॉन्सेप्ट को बेहतर करते हैं। सकर्मक क्रिया है, कैसी क्रिया पहचाननी है? सकर्मक। चलिए ध्यान देते हैं। राम आम खाता है। राम आम को खा रहा है। ठीक है, राम आम खाता है। यहाँ पर राम क्या हो जाएगा? आपका कर्ता। राम क्या है? कर्ता। खाता है क्या हो जाएगा? आपका क्रिया। और किसको खाया जा रहा है? आम को। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? आपका कर्म। ये क्या हो जाएगा? आपका कर्म। ठीक है, अच्छा ठीक है। इसका मतलब खाने का प्रभाव आम के ऊपर पड़ रहा है, इसलिए ये वाक्य कैसा हो जाएगा? सकर्मक। सकर्मक। अच्छा, यहाँ तक ठीक है। दूसरे वाक्य में राम खाता है दिया हुआ है। राम क्या दिया हुआ है? राम खाता है। खाने का प्रभाव राम के ऊपर पड़ेगा क्या? खाने का प्रभाव राम के ऊपर पड़ेगा नहीं। वो कुछ तो खा रहा होगा, आम खा रहा होगा, हो सकता है इस बार संतरा खा रहा हो। ठीक है, लेकिन खाने का प्रभाव किसी और चीज़ के ऊपर तो पड़ रहा है। इसका मतलब ये है कि कर्म जरूर अनुपस्थित है, लेकिन फिर भी ये वाक्य कैसा है? आपका सकर्मक। कैसा है? सकर्मक। ये भी सकर्मक होगा, क्योंकि वाक्य निर्धारित नहीं करता कि कोई भी क्रिया सकर्मक होगा या अकर्मक। इस बात को आप समझिए, या तो क्रिया सकर्मक होती है या अकर्मक होती है, और वो वाक्य पर निर्भर नहीं करता है। खाता है हमेशा, ये जो खाता है या खाने की बात करूं, ये हमेशा सकर्मक होगा। वहाँ खाता है में भी खाता आपका सकर्मक होगा। ठीक है, और एग्जामिनर ने इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए को लिया हुआ है। किसको लिया हुआ है? ऑप्शन ए को सकर्मक उत्तर लिया हुआ है, जबकि इसमें से आपके तीनों उत्तर होने की संभावना है, क्योंकि तीनों ही वाक्य आपके सकर्मक हैं। इस क्वेश्चन को कायदे से विलोपित होना चाहिए था, बट ये विलोपित हुआ नहीं। ऑप्शन ए को उत्तर लिया गया है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कर्म की उपस्थिति है, इसलिए इसको सकर्मक लिया गया है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सकर्मक वाक्य में कर्म उपस्थित ही रहे। अनुपस्थित रहने के बावजूद भी आपकी क्रिया सकर्मक हो सकते हैं। तो ये क्वेश्चन एग्जामिनर ने गलत लिया हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। गुरु ने शिष्य को पोथी दी। कर्ता ने कर्म को क्या दिया? पोथी दिया। कर्म को पोथी दी। ठीक है, इस वाक्य में शिष्य तथा पोथी क्रमशः क्या है? अच्छा जी, शिष्य क्या है? शिष्य हमारा है, कर्म है, और पोथी भी हमारा क्या है? कर्म है। अच्छा, पोथी मुख्य कर्म है। कैसा कर्म है? पोथी मुख्य कर्म है। मुख्य कर्म है। और शिष्य जो है गौण कर्म है। ये मैंने कैसे पहचाना? ठीक है, तो इसके लिए साध्य की क्लासेस आपको लेनी पड़ेंगी। अगर आपको जानना है और डिटेल में पढ़ना है कि कर्म कितने प्रकार के होते हैं, तो कर्म 2 प्रकार के होते हैं, मुख्य कर्म और गौण कर्म। इसमें भी कर्म को बांटा जाता है। ठीक है, जब द्विकर्मक वाक्य रहता है तो एक मुख्य कर्म होता है और एक गौण कर्म होता है, तो इनके बारे में आपको सीखना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ कि इसमें पोथी जो है गौण कर्म है। पोथी कैसा है? गौण कर्म है। और आपका जो शिष्य गौण कर्म है और पोथी मुख्य कर्म है। माफ कीजिएगा, शिष्य जो है गौण कर्म है और पोथी मुख्य कर्म है। तो इसमें क्या पूछा हुआ है? इस वाक्य में शिष्य मुख्य कर्म है। कहाँ पर है? शिष्य मुख्य कर्म है। ठीक है, शिष्य, अच्छा ये रहा, शिष्य गौण कर्म है, ये वाला विकल्प, और पोथी मुख्य कर्म है। शिष्य गौण कर्म है और पोथी मुख्य कर्म है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। चलिए, व्युत्पत्ति की दृष्टि से धातु के कितने प्रकार हैं? तो धातु के 2 ही प्रकार हैं व्युत्पत्ति की दृष्टि से, ध्यान रखिएगा। ठीक है, व्युत्पत्ति की दृष्टि से धातु के 2 प्रकार हैं। ठीक है, एक है, बता दे रहा हूं मैं, एक होता है साधारण धातु, एक होता है साधारण धातु, और एक होता है संयुक्त धातु। अब ये धातु क्या होता है? संयुक्त धातु। अब मैं बता देता हूँ धातु क्या होता है। तो धातु की अगर मैं बात करूँ तो क्रिया के मूल रूप को धातु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रिया के मूल रूप को क्या कहा जाता है? धातु। जैसे कि मैं बात करूँ पढ़ना में अगर मैं ना को हटा दूँ, पढ़ना में अगर मैं ना को हटा दूँ तो क्या बचेगा? पढ़ बचेगा। क्या बचेगा? पढ़। और पढ़ की अगर मैं बात करूँ तो यही आपका धातु है। और धातु
संस्कृत में हम क्रिया को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। धातु दो प्रकार के होते हैं, एक साधारण धातु और एक संयुक्त धातु। तो धातु के मुख्य रूप से कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार होते हैं। ऑलरेडी मैंने आंसर मार्क कर दिया है, ठीक है। चलिए ध्यान देंगे सभी, उम्मीद कर रहा हूँ चीज़ें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से हथियाना क्रिया का प्रकार है। हथियाना किस प्रकार के क्रिया का प्रकार है, ठीक है। तो समझिए, हमारे पास एक होता है संज्ञा। संज्ञा का अर्थ होता है सभी का नाम। एक होता है सर्वनाम। सर्वनाम का अर्थ भी होता है कि संज्ञा के बदले आने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? सर्वनाम। एक होता है विशेषण। विशेषण, वे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे हम क्या कहते हैं? विशेषण। अगर मैं क्रिया बनाने में संज्ञा या विशेषण का प्रयोग करता हूँ, संज्ञा या विशेषण का प्रयोग करता हूँ, तब उसे नाम धातु क्रिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संज्ञा या विशेषण का प्रयोग करूं तब उसे हम क्या बोलते हैं? नाम धातु क्रिया कहते हैं, ठीक है। नाम धातु क्रिया कहते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दो, संज्ञा की अगर मैं बात करूं, संज्ञा तो हाथ आपका संज्ञा है और हाथ से आपका जो क्रिया बनेगा वो हो जाएगा हथियाना। हथियाना, ठीक है। बात से आप बोल सकते हो बतियाना। बात से क्या हो सकता है? वैसे ही बतियाना। ये दोनों शब्द कैसे हैं? दोनों पद कैसे हैं? संज्ञा पद है, ठीक है। ऐसे ही मैं चमक शब्द ले लेता हूँ जो कि एक विशेषण है। चमक से आप बना सकते हो चमकना, चमकना। चिकना से आप बना सकते हो चिकनाना। इतने शब्द आपके बन सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बात पूछे हथियाना के बारे में पूछे तो हथियाना आपका कैसा है? नाम धातु रूप है क्रिया का। कैसा रूप है? नाम धातु रूप है। एक लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, दुखी होना किस क्रिया का उदाहरण है? दुखी होना किस क्रिया का उदाहरण है, ठीक है। सहायक क्रिया का। सहायक क्रिया तो हो ही नहीं सकता, रहा है, रही है, सहायक क्रिया होता है, ठीक है। पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया क्या होता है, ठीक है। पूर्वकालिक क्रिया में एक क्रिया को पूर्ण करके जब दूसरा कार्य किया जाता है तब उसे पूर्वकालिक क्रिया कहा जाता है। तो ये भी नहीं हो सकता। ये है उदाहरण नाम बोधक क्रिया का। किसका उदाहरण है? नाम बोधक क्रिया का। क्योंकि दुख क्या है? आपका संज्ञा है और इस संज्ञा से आपका क्या बन रहा है? दुखी होना। इस संज्ञा से आपका क्या बन रहा है? दुखी होना। इसीलिए ये नाम बोधक क्रिया का उदाहरण है। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को क्रिया के ये दो प्रकार समझ में आए होंगे, एक है सकर्मक और एक है अकर्मक। सकर्मक में आपको ध्यान रखना है कि कर्म की अनुपस्थिति जरूरी होती है, लेकिन कर्म अनुपस्थित रहेगा तब भी वाक्य या क्रिया आपकी सकर्मक हो सकती है अगर क्रिया का फल जो है कर्म पर ही पड़ रहा हो, ठीक है। इनडायरेक्ट तरीके से अगर क्रिया का फल कर्म पर पड़ रहा हो तब भी वो सकर्मक होगी, चाहे कर्म उपस्थित रहे या अनुपस्थित रहे। बस आपको यही बात ध्यान रखनी है। चलिए, थैंक यू।